हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि मैंने आप सबसे अभी कुछ टाइम पहले एक कमिटमेंट किया था कि मैं आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन पॉलिटी की सारी क्लासेस फ्री में पढ़ाऊंगा। तो उसके तहत आज मैं पहली क्लास लेकर आ गया हूं दोस्तों। और ये जो क्लास है ना, इसको ध्यान से देखना, आपको पहली क्लास में मजा आ जाएगा। और इसके बाद पूरी की पूरी जो इंडियन पॉलिटी है वो मैं आपकी कवर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जो नाम लिखा है, मैंने लिखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि, है ना। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे पहले होती क्या, इसकी बात करेंगे। देखो, भारत में राज्य व्यवस्था का मतलब है राज करने की, शासन करने की जो व्यवस्था, यानी कि जो सिस्टम बनाया गया उसे ही भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत में राज करने की जो व्यवस्था की गई है, इसका क्या मतलब है कि भारत में राज कौन करता है, यानी कि भारत को चलाता कौन है, शासन व्यवस्था किसके हाथ में होती है, तो वो होती है भारत में सरकार। ठीक है। अब सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार किस तरह से काम करती है, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, है ना, क्या क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, ये जितनी भी चीजें हैं वो हम सब भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। या हम अगर इसको आम भाषा में कहें तो हम इसमें संविधान और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये होता है। जीएस में अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जीएस की जान होते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक माने जाते हैं। अब बच्चों, अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो दिमाग में एक फिगर बनता है कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें होगा, इतने सारे आर्टिकल होंगे, ये चीजें होंगी, सरकार कैसे काम करती है, राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, इस तरह की चीजें चर्चा में आती हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जो टर्म्स हैं, जिसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहते हैं। कई बार ऐसे ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं जिनका हमें मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता होता, हमें समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एक तो हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि ये जो बोला जा रहा है ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको एक एक शब्द, एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि कई बार इंडियन पॉलिटी को एकदम से पढ़ा दिया जाता है, जिससे हमारे दिमाग में एक जो स्ट्रक्चर है, एक जो इमेज है वो नहीं बन पाती और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो बच्चों, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, तो मेरा जो आइडिया है कि मेरी जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ज्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा और जिंदगी भर के लिए आपको एक एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। तो अच्छा, अब इसकी शुरुआत में कहां से करूंगा, तो देखिए, सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहां से हुई है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बेस उठाऊंगा। और बेस, इंडियन पॉलिटी हमेशा हिस्ट्री से रिलेट करती है, तो मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और उसके बाद आपको सारी कहानी समझाऊंगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है। अगर हम आबादी के हिसाब से बात करेंगे तो पूरी दुनिया में हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है, और अगर हम क्षेत्रफल में बात करेंगे तो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, तरीके होने चाहिए, कानून होने चाहिए। तो इस सोच के साथ क्या हुआ कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय हो गई थी, जब भारत में अंग्रेज थे। देखिए, अंग्रेजों की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन मैं जल्दी से कुछ पुराने जो फैक्ट उनको कवर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में आपने देखा कि मुगल जो शासक आए थे, है ना, वो राज कर रहे थे। अगर हम 1526 की बात करेंगे तो एक युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने, बाहर से आया हुआ जो मुगल शासक था बाबर, और उसने इब्राहिम लोदी को हराया युद्ध में। पानीपत का युद्ध था। और उसके बाद क्या हुआ कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। इतना सबको समझ आ गया। अच्छा, तो जो मुगल शासक थे वो मजबूती से भारत में शासन कर रहे थे, और इसके पहले दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे शासक थे, वो शासन करते रहे भारत में। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपको पता है कि 1600 ईस्वी से पहले, 1600 ईस्वी से पहले ही भारत में जो यूरोपीय लोग थे उनका आना शुरू हो गया। यूरोपीय लोगों की जब हम बात करेंगे, यूरोपियंस की बात करेंगे, तो बच्चों, यूरोप का मतलब, यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। और वहां पर अगर हम प्रमुख देशों की बात करेंगे तो 6 प्रमुख देशों से जो लोग थे वो भारत आए। और आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो खोज है वो किसने की थी, तो सबने सुना है कि वास्को डी गामा ने की थी। देखिए, भारत की खोज के लिए वास्तव में कोलंबस नाम का व्यक्ति निकला था। कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, और वो भारत की खोज के लिए जब निकला तो समुद्री रास्ते में वो भटक गया था, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो इसकी वजह से जब वो भटक गया तो वो अमेरिका पहुंच गया, और उसने 1492 1492 में अमेरिका की खोज कर दी।
इसके कुछ समय के बाद जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा भारत के लिए निकला और वह 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। तो 1498 में यानी कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर दी, ये बात सबको पता है। अच्छा, वास्को डिगामा जब यहां से लौट के गया तो यूरोप में बाकी लोगों को भी पता चला कि भारत नाम का कोई ऐसा बहुत सुंदर सा और बहुत ज्यादा समृद्ध देश है। तो इस सोच के साथ बहुत सारे ऐसे यूरोपीय देशों के लोग थे, जो यूरोपीय व्यापारी कह सकते हैं, वो भारत आए और उनका आना शुरू हो गया। इन सब में सबसे ज्यादा जो प्रमुख थे वो थे कौन? ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेज, ब्रिटेन के रहने वाले लोग। अब अंग्रेजों का आना भी शुरू हो गया। तो अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी से पहले ही आ गए, है ना। लेकिन जब उन्होंने आना शुरू किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि भारत में व्यापार करने की बहुत अच्छे अवसर है। इस सोच के साथ उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन में, अच्छा जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति का पद होता है, ऐसे ही ब्रिटेन में एक शाही परिवार है और उस परिवार की अगर कोई महिला उस पद पर होती है तो उसे महारानी, और अगर कोई पुरुष होता है तो उसे सम्राट कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में वहां पर राष्ट्रपति का पद नहीं है, वहां उस शाही परिवार से जो भी सम्राट या फिर महारानी होगी वही राष्ट्रपति की हैसियत से काम करती है। अगर हम भारत में बात करेंगे तो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा माना जाता है, इसी तरह से ब्रिटेन में महारानी का पद सबसे बड़ा माना जाता है। तो उस समय महारानी पद पर थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महारानी से कहा कि आप हमें परमिशन दे दें कि हम भारत में क्या कर पाए, व्यापार कर पाए। तो महारानी ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक चार्टर जारी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी और कहा कि ठीक है, भारत में एक कंपनी स्थापित करने के बाद व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से सन 1600 ईस्वी से कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई और उन्होंने धीरे धीरे व्यापार करते करते देश पे कब्जा कर लिया। ठीक है, देश पर कब्जा कर लिया और सन 1857 की जब क्रांति हुई तो उस क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो महारानी थी या ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के अधिकार छीन लिए और पूरी तरह से जो कंट्रोल था वो अपने हाथों में ले लिया। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अभी क्या था कि अंग्रेजों ने सन 1600 ईस्वी से लगभग हम कह सकते एक प्रॉपर तरीके से भारत में व्यापार शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़े तो बात पहुंच गई सन 1700 ईस्वी के बाद की। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि एक तरफ तो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, है ना। एक तरफ अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे, बहुत बड़े एरिया को जीत लिया था अंग्रेजों ने और उस पर शासन कर रहे थे, और दूसरी तरफ भारत में मजबूती से मुगल शासक जो थे वो भी शासन कर रहे थे। अच्छा, 1713 ईस्वी की बात है, भारत में मुगलों का शासन बड़ी मजबूती से चल रहा था। 1713 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल में पहली बार एक स्वतंत्र शासक आया। ठीक है, बंगाल में। अच्छा, बंगाल की जब मैं बात कर रहा हूं तो बंगाल का जहां पे मेन जो मेरा मकसद है बताने का वो ये है कि उस जमाने में बंगाल जो था वो पूरे देश का केंद्र हुआ करता था, सबसे मजबूत एरिया हुआ करता था, सबसे मजबूत प्रांत हुआ करता था। तो जैसे आज की डेट में जो दिल्ली है वो भारत का केंद्र राजधानी है, ऐसे ही पुराने जमाने में बंगाल और उसमें जो बसा हुआ शहर है कोलकाता, जिसको उस जमाने में कलकत्ता कहते थे, ये सबसे महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी और देश की राजधानी हुआ करती थी। तो बंगाल एक प्रमुख क्षेत्र था। बंगाल पर पहली बार एक स्वतंत्र शासक का शासन आया और उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो था 1713 ईस्वी में बंगाल का शासक यानी कि नवाब बना और वह स्वतंत्र शासक था, यानी कि न तो वो मुगलों के मुगल वंश से था और न ही कहीं और से, यानी कि वो कुल मिला के अपने आप में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। लेकिन चूंकि मुगल बहुत पावरफुल थे इसलिए क्या होता था कि मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र होने के बावजूद भी बंगाल से बहुत सारा जो टैक्स है वो मुगलों को नियमित रूप से भेजा करता था। ये कहानी चल रही थी। अब क्या हुआ कि मुर्शीद कुली खां के बाद धीरे धीरे और भी शासक आए और ये कहानी पहुंच गई सन 1756 में। 1756 में जब कहानी पहुंची तो क्या हुआ कि बंगाल में एक जो नवाब था, है ना, एक बहुत प्रसिद्ध नवाब जो हुआ उसका नाम था सिराजुद्दौला। अब देखो यहां से कहानी थोड़ी शुरू होती है सन 1756। अब यहां पे देखो बोर्ड पे आप देखेंगे ध्यान से, यहां पे मैं बताता हूं सन 1756 की बात है और बंगाल में अब जिसका शासन शुरू हो गया यानी कि जो नवाब बना उसका नाम था सिराज उद दौला। ठीक है, ये नाम काफी बच्चों ने सुना होगा। तो बंगाल में सन 1756 यानी कि 1756 में सिराजुद्दौला का शासन शुरू हो गया। सिराजुद्दौला का जब शासन शुरू हुआ तो हुआ क्या कि अंग्रेज देखो लगातार क्या कर रहे थे, अंग्रेज अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों की ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मुगल और मुस्लिम शासक जो थे उनकी ताकत धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का पूरा मकसद था, वो भारत के बहुत बड़े हिस्से को जीत चुके थे। अंग्रेज चाहते थे कि अगर बंगाल को भी जीत लिया जाए, है ना, अगर बंगाल को भी जीत लिया जाए जो कि उस जमाने में सबसे मजबूत
केंद्र हुआ करता था, सबसे मजबूत एरिया हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने सोचा अगर बंगाल को जीत लेंगे तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश पे हमारा कब्जा हो जाएगा। तो इस नीति के तहत अंग्रेज लगातार कोशिश करते थे बंगाल को जीतने की। और अब इस तरह से क्या हुआ कि जब बंगाल में उनकी गतिविधियां बढ़ने लगी तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसको समस्या होने लगी। इसने इसने अंग्रेजों से कहा कि भाई तुम लोग बंगाल से दूर रहो क्योंकि यहाँ पे हमारा शासन है और आप लोग यहाँ पे इंटरफेयर मत करो। अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे, ये बंगाल को बचाना चाहता था क्योंकि बंगाल का नवाब था। इस वजह से दोनों के बीच में तनाव की स्थिति हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव की स्थिति हो गई। अब ऐसी खींचातानी में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जब इतना ज्यादा माहौल बिगड़ने लगा तो इसने 146, ध्यान से आप समझना मेरी बात को, इसने क्या किया कि 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा, काल कोठरी क्या होता? पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके राज्य में सजा देने के लिए काल कोठरी की सजा होती थी। तो वहां पे एक छोटा सा रूम होता था, है ना, एक कमरा होता था और वो ज्यादातर बेसमेंट में होता था या ऐसी जगह होता था जहां पर चारों तरफ से कोई भी रोशनी नहीं आती है और पूरा अंधेरा हुआ करता था। तो एक छोटी सी काल कोठरी थी, एक छोटा सा ऐसा रूम था जहां पर वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं था, चारों तरफ से वो बंद था, अंधेरा था। तो उस काल कोठरी में क्या किया कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़कर और जबरदस्ती ठूस दिया, बंद कर दिया। ठीक है। अब जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि रात भर उनको बंद करके रखा। अगले दिन जब सुबह खोल के देखा गया तो 146 में से सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। ठीक है। 146 में से सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे और बाकी सारे मर गए थे। क्यों मर गए थे? क्योंकि दम घुट गया था। ठीक है भाई, सांस आई, सफोकेशन इतना हो गया, छोटी सी काल कोठरी थी तो दम घुटने से मौत हो गई। अच्छा, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 146 में से 23 अंग्रेज ही जिंदा बचेंगे और बाकी सारे मर जाएंगे। अब देखो कितने मर गए होंगे, तो इसका मतलब 123 अंग्रेज। 123 अंग्रेज जब मर गए तो ये बहुत बड़ी घटना थी। मतलब अंग्रेज इतने पावरफुल हो चुके थे, बहुत ज्यादा पावरफुल पहले से भी थे। तो क्या हुआ कि इस घटना ने अंग्रेजों को झकझोर के रख दिया, उनकी जो जड़ें थी वो हिला दी। भारत से लेकर ब्रिटेन तक अंग्रेज हिल गए क्योंकि ये घटना अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी घटना थी, है ना। क्योंकि उस जमाने में, है ना, अंग्रेजों को चैलेंज करना एक बड़ी बात हुआ करती थी। तो 123 अंग्रेज जब मर गए तो पूरे में हड़कंप मच गया। और ये जो घटना थी बच्चों, ये घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 20 जून सन 1756 को। ठीक है, 20 जून सन 1756 को ये घटना हुई और इसीलिए इस घटना को काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। आपने इसका नाम मुझे लग रहा सुना होगा और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये एग्जैक्टली आइडिया नहीं होगा कि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी है क्या, है ना। तो अभी आप देखेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना क्या है, इसे हम हिंदी में काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। 20 जून सन 1756 को ये घटना हुई थी। इस घटना में हुआ क्या था कि अंग्रेज जो थे बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे, अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे, है ना। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, वह चाहता था कि अंग्रेज बंगाल से दूर रहे। तो दोनों के बीच जब तनाव की स्थिति हुई, टकराव की स्थिति हुई, तो सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़कर और काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसकी वजह से अगले दिन जब देखा गया तो 123 अंग्रेजों की दम घुटने से मौत हो गई और सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा बचे। याद है किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या हुआ कि इस घटना से, है ना, अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई, है ना। भारत से लेकर ब्रिटेन तक बड़ी समस्या हो गई। सब डर गए, अंग्रेजों के मन में डर भी था, गुस्सा भी था, खौफ भी था कि अगर कहीं इस तरह से जो भारत में जो शासक है अगर उन्होंने अटैक किया तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे करके अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ जाएगा। तो अंग्रेज, अच्छा, अंग्रेज जो थे वो काफी पढ़े लिखे होते थे और उनके पास दिमाग था, वो दिमाग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम डायरेक्ट इससे लड़ेंगे तो हो सकता है हम फिर से हार जाएं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि लगभग 1 साल तक प्लानिंग की। अंग्रेजों ने कहा कि अगर डायरेक्ट हम सिराजुद्दौला से लड़ेंगे, है ना, तो उसकी सेना उसकी ठीक ठाक थी, काफी अच्छी, तो उसने कहा ऐसा हो सकता है हम लोग फिर हार जाएं, हमारा नुकसान हो जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1 साल तक वो शांत बैठे रहे, है ना, और लगभग 1 साल उन्होंने क्या कि प्लानिंग की। अब उन्होंने प्लानिंग किस चीज की कि किस तरह से सिराजुद्दौला को युद्ध में हराया जाए और इसको बंगाल से भगाया जाए। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला जो है ना, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर।
ठीक है बच्चे। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? मीर जाफर। अच्छा, आपको पता है कि पुराने जमाने में जो सेनापति होते थे वो सबसे प्रमुख व्यक्ति होते थे किसी भी राजा के, ठीक है। सेनापति का मतलब क्या है कि पूरी जितनी जितनी राजा की जितनी भी सेना है ना, उसका मुखिया, उसको हैंडल करने वाला, ठीक है। अगर सेनापति धोखा दे जाए तो कोई भी राजा फिर युद्ध नहीं जीत सकता, क्योंकि पूरी की पूरी सेना उसके अंडर में थी। एक एग्जांपल है कि आज की डेट में अगर बॉर्डर पर युद्ध हो जाए, है ना, और हमारी आर्मी लगी हुई है, और आर्मी का जो चीफ है अगर वो सरकार के खिलाफ चला जाए या देश के खिलाफ चला जाए और सेना को अपने कंट्रोल में लिए है, तो क्या कभी कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आखिरी में लड़ेगा कौन? सेना ही लड़ेगी ना, और सेना ने अगर अपने हाथ खींच लिए तो समस्या बन जाएगी। तो वही समस्या उस जमाने में होती थी कि सेनापति राज्य में प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था, और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? मीर जाफर। इतनी बात सबको समझ आई। अंग्रेजों ने क्या किया कि 1756 से लेकर 1757 तक इस एक साल में मीर जाफर को क्या किया कि सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काया और अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, और इसमें वे सफल भी हो गए। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को एक लालच दिया, क्या था कि तुम हमारा साथ दो, और अगर हमने युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, पहली बात, ठीक है। और दूसरा कि तुम स्वतंत्र रूप से आराम से शासन करना, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मीर जाफर ने यह सोचा कि अगर अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे और कहीं अगर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया तो ऐसा ना हो मैं युद्ध में मारा जाऊं, पहली बात ये। तो उसने सोचा एक तो जान भी बच जाएगी, और दूसरा क्या सोचा कि अगर युद्ध में अंग्रेज जीत गए और सिराजुद्दौला हार गया तो अंग्रेजों का जब मैं साथ दूंगा तो अंग्रेज क्या करेंगे? मुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, ठीक है। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था? मीर जाफर। और मीर जाफर ने क्या किया कि सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और यह अंग्रेजों से मिल गया। किससे मिल गया बच्चे? अंग्रेजों से मिल गया। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद अंग्रेजों ने प्लान किया, और अंग्रेजों ने 23 जून सन 1757 में, डेट ध्यान रखना, देखो काल कोठरी घटना का हुई 20 जून 1756 में, और अब आ गया टाइम 23 जून 1757 का, ठीक है। इस डेट में बंगाल में एक जगह हुआ करती थी उस जमाने में, है ना, उसका नाम था प्लासी। तो प्लासी नाम की जगह पर, बंगाल में प्लासी नाम की जगह पर 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर कोई समस्या हो ना तो क्या करना कि इस लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ देना कि सर क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, ये कमी थी या ये चीज सुधार कर लो, ठीक है, या फिर क्लास बहुत अच्छी थी, मजा आया, आगे भी ऐसी रखो। जो भी चीज आपके मन में हो वो सारी आप देख सकते हो, ठीक है बच्चे। चलो, अब क्या हुआ कि 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी नाम की जगह पर अंग्रेजों ने क्या किया? सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो क्या हुआ? अच्छा, इस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? प्लासी का युद्ध, ठीक है। पेपर में पूछा भी जाता है कि प्लासी का युद्ध या प्लासी का वॉर जो है वो कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ। अच्छा, जब अंग्रेजों ने क्या किया? सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया या बंगाल पर आक्रमण कर दिया, तो चूंकि मीर जाफर ने क्या किया था? धोखा दे दिया, है ना, किसको? अपने ही राजा को, अपने ही नवाब को। तो धोखा देते इस वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज ये युद्ध जीत गए। या ये जो युद्ध हुआ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये युद्ध हुआ था, ये देखो सिराज उद दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन है? देखो बात ही जब ये युद्ध हुआ है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, तो एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक व्यक्ति ने किया था। अच्छा, पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व वो किसने किया था, या अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? तो उसका नाम क्या होगा बच्चे? अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये बात सबको समझ आई। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति थे मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था और इसने अपने ही राजा को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? सिराजुद्दौला युद्ध में मारा गया और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने जब बंगाल पर कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? खुद शासन नहीं किया। अंग्रेजों ने खुद शासन नहीं किया और अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया और बोला कि अब बंगाल को ये संभालेगा। अब एक बात बताओ मुझे बच्चे कि जब अंग्रेजों को शासन करना ही नहीं था तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मारा क्यों और मीर जाफर को नवाब क्यों बना दिया?
अब मैं बताऊं ऐसा क्यों। देखो कारण क्या था, अंग्रेज भारत में जब आए थे तो वास्तव में वो व्यापार करना चाहते थे। वास्तव में क्या करना चाहते थे, व्यापार। अच्छा अब कंडीशन क्या, देखो अंग्रेज भारत में व्यापार करना चाहते थे, ठीक है, समझना मेरी बात को, है ना। जब भी कोई व्यापारी व्यक्ति होता है वो कभी भी शासन नहीं करना चाहता। उसका कारण क्या है कि व्यापार करने से आपको डायरेक्ट बेनिफिट होता है, पैसा मिलता है ना। और अगर आप शासन के चक्कर पड़ गए, शासन का मतलब है कि आपको पूरी चीजें संभालनी पड़ेगी, तो वहां पे आप इन चीजों में उलझ जाओगे, जिसकी वजह से आपको व्यापार करने का समय नहीं मिलेगा। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारे रास्ते में कोई नहीं आए, हम जितना भी चाहे भारत को लूट के चीजें ले जाए, इंग्लैंड ले जाए, है ना, और जैसे चाहे वैसे भारत में व्यापार कर सके, है ना, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि युद्ध तो जीत लिया, लेकिन मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया और मीर जाफर को बोला कि हमारे इशारे पे काम करोगे, जैसे हम कहेंगे वैसे। अब मीर जाफर बंगाल में नवाब तो बन गया, लेकिन कठपुतली की तरह काम कर रहा था। मेरी बात समझ आई, अंग्रेजों के इशारों पे काम कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि मीर जाफर बंगाल में नवाब तो बन गया, जब ये युद्ध जीत लिया, सही 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने जीत लिया, तो इसका मतलब इसी टाइम पे, है ना, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, 1700 यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, सन 1757 में, ठीक है, इस टाइम पे जो मीर जाफर था ये बंगाल का नवाब बन गया। अच्छा बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन बच्चे हुआ क्या कि ये बंगाल में शासन करने लगा। इसने बंगाल में 3 साल शासन किया, 1760 तक लगभग 3 साल शासन किया। फिर क्या हुआ कि जब इसको 3 साल हो गए शासन करते हुए, तो अब अंग्रेजों से इसकी बिगड़ने लगी, यानी कि बात नहीं बन रही थी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा था, ये क्या करता था कि बंगाल के क्षेत्र से पूरा जो टैक्स की वसूली है वो करता था, हैवी टैक्सेस वसूल करता था और भेज देता था किसको, अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों ने दबाव बना रखा था कि हमें टैक्स चाहिए, है ना, और अंग्रेजों की बात ये इसको माननी पड़ेगी क्योंकि अंग्रेजों ने इसको राजा बनाया था। तो अब क्या हुआ कि जब ये हैवी टैक्सेस वसूलता था, है ना, जनता पर अत्याचार करता था, परेशान करता था, तो इसकी इमेज खराब होने लगी। बंगाल में जनता को लगता था कि ये बड़ा खराब राजा है, बड़ा खराब शासक है ना, और ये क्या करता था, जो पैसा वसूल के लाता था वो अंग्रेजों को भेज देता था। तो इसको लग रहा था कि मेरी इमेज भी खराब हो रही और पैसा भी नहीं मिल रहा है। और धीरे धीरे करके जब इसको 3 साल शासन करते हो गए, तो इसने सोचा कि अब हमें क्या करना है कि अब मैं अंग्रेजों को कोशिश करूं कि टैक्स ना भेजूं, है ना, उनकी बात ना मानूं, क्योंकि अब तो मैं मजबूत हो चुका हूं, 3 साल हो चुके हैं, अब मुझे कौन हटाने वाला है। तो इसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, अपनी मर्जी से शासन करूंगा। जब इसने ऐसा किया तो अंग्रेजों को लगा कि भाई अब तो ये हमारी गिरफ्त से बाहर जा रहा है। तो ये सोचते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको गद्दी से उतार फेंका। अंग्रेजों को लगा कि अब तो ये मेरी बात मान नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको गद्दी से हटा देते हैं। तो इसको राजगद्दी से हटा के बाहर कर दिया, यानी कि इसको राजा को जो पद उसको दे रखा था, नवाब का पद दे रखा था, उससे इसको उतार फेंका अंग्रेजों ने। और किया क्या कि मीर जाफर का दामाद था, ठीक है, मीर जाफर का कौन था, यहां पे मैं लिख देता हूं, मीर जाफर का दामाद था और उसका नाम था मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफर के दामाद का नाम क्या था, मीर कासिम। अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को गद्दी से हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। अब देखो कितनी अच्छी कहानी है। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भाई मीर कासिम से बोला कि भाई ऐसा है, तुम जवान आदमी हो, है ना, हम चाहते हैं कि तुम काबिल हो, तुम बंगाल की गद्दी पर बैठो, ससुर तुम्हारे जो है वो सठिया गए हैं। मेरी बात समझना, ससुर जो है, ससुर कौन था, ससुर भाई मीर जाफर था। तो बोला ससुर जो तुम्हारे यहाँ, इनकी उम्र हो गई है, इनका दिमाग बुढ़ापे में हो गया, खराब है, तो इनको साइड में करते हैं और तुम जवान आदमी हो, तुम ऐसा करो बंगाल की गद्दी संभालो। अब हुआ क्या कि मीर कासिम को साथ किसका मिल गया, अंग्रेजों का, इसलिए मीर जाफर कुछ कर नहीं पाया, इसको गद्दी छोड़नी पड़ गई, है ना, और मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। कब, 1760 में। ये बात सबको समझ आ गई। 1760 में जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया, तो अब क्या हुआ कि ये भी अंग्रेजों के इशारों पे काम करने लगा, है ना, अंग्रेजों के इशारों पे काम करने लगा। इसने बंगाल में 4 साल शासन किया, 1764 में पहुंच गई बात, 1764, ठीक है। अब क्या हुआ कि 4 साल हो गए, लेकिन जब शासन करते करते 4 साल बीत गए, तो मीर कासिम को लगा कि यार अब मैं अंग्रेजों की बात क्यों मान रहा हूं, अंग्रेजों की बात क्यों मान रहा हूं, मैं तो खुद से यहाँ का राजा हूं, मैं पावरफुल हूं, शक्तिशाली हूं, तो मैं खुद से शासन कर सकता हूं, मैं किसी अंडर में काम नहीं करूंगा। और इसने कैसा सोचा, जैसा कि इसके ससुर मीर जाफर ने सोचा था उस जमाने में, ठीक है, पहले। तो क्या हुआ कि मीर कासिम ने अंग्रेजों की बात मानना बंद कर दिया, अंग्रेजों को टैक्स भेजना बंद कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेज फिर से बौखला गए, अंग्रेजों ने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया, पहले ससुर ने धोखा दिया,
अब इसने दामाद ने भी धोखा दे दिया, है ना, यानी कि मीर कासिम ने। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई इसको भी हम गद्दी से हटाएंगे। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हट जाओ तुम सिंहासन से, राजगद्दी त्याग दो, यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें युद्ध में क्या करेंगे, पराजित कर देंगे, युद्ध में मारेंगे, तुम्हें हत्या कर देंगे, है ना। लेकिन ये डरा नहीं। मीर कासिम ने कहा, मीर कासिम ने देखो समझ चुका था कि अंग्रेज ऐसा करेंगे, इसने धीरे धीरे अपने आप को मजबूत किया। इसने क्या किया, इसने दो और मुस्लिम शासकों से बात कर ली जो कि इसके मित्र हुआ करते थे, है ना। इसने कहा अंग्रेजों से कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि बंगाल तुम्हारा है तो आओ युद्ध कर लेते हैं, है ना, युद्ध करते हैं और उसके बाद देख लेंगे, जो युद्ध में जीत जाएगा उसका बंगाल हो जाएगा, जो हार जाएगा वो चुपचाप चला जाएगा। अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भैया ऐसा तो ये देगा नहीं, बंगाल की जो राजगद्दी से हथियार ली है, तो अंग्रेजों ने कहा फिर से चलो युद्ध लड़ते हैं। तो 1764 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बक्सर जो जगह है ये आज की तारीख में बिहार में पड़ती है, लेकिन उस जमाने में जो बिहार वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए बंगाल कह सकते हैं, ठीक है। तो बक्सर नाम की जगह पर 1764 में युद्ध हो गया। अब ये युद्ध जो था, ये कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, बक्सर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। तो बक्सर का युद्ध हो गया बच्चे, इतनी बात सबको समझ आई। अब क्या हुआ, ये बक्सर का युद्ध हुआ किसके किसके बीच, तो देखो एक तरफ कौन था, एक तरफ था मीर कासिम। मीर कासिम कहां का शासक था, तो मीर कासिम बच्चे शासक था कहां का, बंगाल का। अच्छा, दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम था शुजा-उद-दौला, ठीक है। शुजा-उद-दौला जो था ये कहां का शासक था, तो ये था अवध का नवाब, ठीक है। अवध कैसे कहते हैं, लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद वाला जो एरिया है भगवान राम वाला, उस जमाने का है ना, उस एरिया को क्या कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं अवध, ठीक है। तो अवध का नवाब कौन था, शुजा-उद-दौला, है ना। बंगाल के नवाब कौन था, मीर कासिम। और एक था शाह आलम सेकंड, ठीक है, शाह आलम सेकंड। अच्छा, मीर कासिम कहां का शासक था, मीर कासिम कहां का शासक था, बंगाल का। अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, और शाह आलम द्वितीय जो था, शाह आलम सेकंड जो था, वो मुगल सम्राट था, ठीक है। तो ये तीन एक तरफ हो गए। और क्या हुआ कि इन तीन के खिलाफ वर्सेस, ठीक है, इन तीन के खिलाफ जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा वो उसका नाम था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान समझेंगे। देखो बच्चे क्या हुआ कि मैंने बताया ना कि अब क्या हुआ कि जब मीर कासिम अड़ गया, मीर कासिम ने कहा कि भाई मैं नहीं हट रहा गद्दी से, जो करना कर लो। अंग्रेजों ने कहा भाई युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा कि बक्सर नाम की जगह पर 1764 में आक्रमण किया। और अब जब युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या हुआ कि मीर कासिम जो था इसने अपने दो दोस्तों को भी शामिल कर लिया। तो वो कौन थे, तो मीर कासिम खुद बंगाल का नवाब था, शुजा-उद-दौला कहां का नवाब था, अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो था ये मुगल सम्राट था, ठीक है। तीनों एक तरफ हो गए। और दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज थे, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो कौन था, हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो। अच्छा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नाम का व्यक्ति था, अंग्रेज था, जो जिसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ये जब युद्ध हो गया तो युद्ध के बाद बच्चे क्या हुआ कि इस युद्ध को भी अंग्रेजों ने जीत लिया। अच्छा, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, दोनों ही अंग्रेजों ने जीते थे, ठीक है। जब दोनों युद्ध जीत लिए, अंग्रेजों ने ये वाला युद्ध जीत लिया, ठीक है, 1764 में, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जीतने के बाद, है ना, दोबारा से क्या किया कि जो मीर जाफर था, यानी कि मीर कासिम का जो ससुर था, है ना, मीर जाफर, इसी सन 1764 ईस्वी में, ठीक है, फिर से क्या किया, मीर जाफर की मैं बात कर रहा हूं, फिर से बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। अच्छा, तब तक इसके अकल ठिकाने लग गई। इसने कहा साहब अब गलती नहीं करेंगे, अब मान लेंगे, अब ऐसा मत करो, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इन सबको हरा दिया युद्ध में, और इसके बाद 1764 में जब युद्ध जीत लिया, कौन सा, बक्सर का, तो इन्होंने क्या किया, दोबारा से मीर जाफर को बुढ़ापे में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों को पता चल चुका था कि भैया ये जो शासक आएंगे ना, ये बार बार परेशान करेंगे, हम बनाएंगे और ये क्या करेंगे, हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। तो अंग्रेजों ने अब तय कर लिया कि भैया अब ऐसा करेंगे क्या कि अब हम पूरे देश की जो बागडोर है, यानी कि बंगाल की स्पेशली जो बागडोर है, वो अपने हाथों में लेंगे और हम खुद शासन करेंगे। तो इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि 1765 में, 1764 में इसको बना दिया, लगभग एक साल रहा। तो 1765 ईस्वी में क्या किया अंग्रेजों ने, ठीक, अंग्रेज रॉबर्ट
क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव को मैं बता चुका हूं कि ये कौन था, ये इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कौन सा, प्लासी युद्ध में। ठीक है भाई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा से बंगाल का क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर बना दिया। अच्छा, गवर्नर की जब हम बात कर रहा हूं तो अंग्रेजों की तरफ से उस समय सबसे बड़ा पद हुआ करता था गवर्नर का भारत में। ठीक है, तो जो बंगाल का क्षेत्र था है ना, उसका गवर्नर किसे बना दिया, रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया 1765 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि 1765 ईस्वी से लेकर और आगे तक अंग्रेजों ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ये बात सबको समझ आई, अंग्रेजों ने क्या किया, शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अच्छा, अब अंग्रेजों ने कहा कि भैया बार बार ये हम गलती नहीं करेंगे कि हम किसी को राजगद्दी सौंपते हैं वो हमारे ही खिलाफ हो जाता। अंग्रेजों ने कहा कि अब हम शासन व्यवस्था खुद संभालेंगे। ठीक है, और जितने भी अंग्रेज इस समय भारत में थे वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार और शासन कर रहे थे। ठीक है, तो हम बच्चे ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों का भारत में जो पूरी तरह से कब्जा है, ये बात बहुत क्लियर समझना। बड़े अच्छे क्वेश्चन, जितना भी मैंने आपको ये कंसेप्ट अभी बताया ना, इससे पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ी बारीकी से बताया। अगर एक बार ना समझ में आए ना तो ये लेक्चर को दोबारा देखना। ठीक है, अब मैं देखो क्या बता रहा हूं कि देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए अंग्रेजों ने वास्तव में भारत में पूरी तरह से जो कब्जा किया वो कब किया, तो अंग्रेजों ने भारत में पूरी तरह से जो कब्जा किया था वो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का जो युद्ध जीत लिया उसके बाद ही कब्जा किया। उससे पहले अंग्रेज भारत में राज तो कर रहे थे लेकिन पार्शियली यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे थे। ठीक है, कभी इस इलाके में कभी उस इलाके में, पूरे भारत पर एक साथ कब्जा नहीं था। पूरे भारत पर एक साथ जो कब्जा हुआ वो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ है और हम कह सकते हैं कि 1765 से अंग्रेजों ने जो चार्ज था, जो कमान थी वो अपने हाथों में ले ली। ठीक है, और अंग्रेज भारत में शासन करने लगे। अब बच्चे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब भारत में शासन शुरू कर दिया, अच्छा अंग्रेज पढ़े लिखे थे, ब्रिटेन में पहले से संविधान चलता था, तो अंग्रेजों को यह लगा कि भाई भारत एक बड़ा देश है और इतने बड़े देश को चलाने के लिए भारत में कुछ नियम कानून चाहिए। थोड़ा बात बारीकी समझना मेरी, है ना। अच्छा, 1765 के बाद हालांकि कुछ और शासक रहे हैं लेकिन कुछ खास उनका उतना ज्यादा रोल रहा नहीं है, तो इसीलिए 1765 तक की जो कहानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अंग्रेजों को लगा कि भैया भारत में क्या है कि इतना बड़ा देश है, इसको चलाना है। अच्छा, अंग्रेजों ने भारत जीत लिया तो उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा थोड़ी ना था कि उनको भारत को छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा पूरी तरह से देश पे कब्जा हो गया तो अब इतने बड़े देश को हम चलाएंगे और चलाने के लिए क्या होगा कि हमें कुछ नियम कानून चाहिए होंगे, है ना, कुछ लॉ चाहिए होंगे, कुछ तरीके चाहिए होंगे। तो ये सोच के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अब हम भारत में क्या करेंगे, कानून लागू करेंगे। अच्छा, उस जमाने में चूंकि एक संविधान एक साथ लागू नहीं किया गया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जरूरत के हिसाब से उस जमाने में एक्ट यानी कि अधिनियम लागू करना शुरू कर दिए। बात समझ आई? अच्छा, एक्ट या अधिनियम का मतलब क्या होता है कि कानून, है ना। जैसे सपोज अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम ये एक्ट लेके आएंगे तो इस एक्ट में ये 4 बातें कही गई हैं, मतलब देश से रिलेटेड 4 बातें लागू कर दी जाएंगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जब भारत पर कब्जा कर लिया और उसके बाद भारत में बोला कि भारत को चलाने के लिए हमें क्या है, कानून चाहिए, तो उन कानून को एक एक करके लाया गया और इसके तहत देश में अंग्रेजों के द्वारा, है ना, लाया जाने वाला जो पहला एक्ट था वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है बच्चे, 1773, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। सब लोग ध्यान समझेंगे। देखो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत पर कब्जा कर लिया। अच्छा, जब युद्ध हुआ था ना बक्सर का, उससे पहले अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा नहीं था, है ना। हम कह सकते पूरी तरह से कब्जा नहीं था, हम कह सकते पूरी तरह से शासन नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस वजह से क्या था कि जो पूरे जो एक्ट थे, कानून थे, पूरे देश पे लागू नहीं किए जा सकते थे। तो मामला ऐसे चल रहा था, आराम आराम से चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों ने पूरा 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया और पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो देश को हमें ही चलाना है। तो इस सोच के साथ अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में सबसे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में गवर्नर का पद दिया और इनसे बोला कि भाई अब तुम नजर रखो, है ना, देश की जो शासन व्यवस्था है तुम संभालो। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, सन 1773 में 1773 में एक एक्ट लेकर आए और उस एक्ट यानी कि अधिनियम का नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और वो अंग्रेजों के द्वारा लाया जाने वाला भारत में पहला एक्ट था, पहला कानून था। और उसके बाद देश में 1773 से लेके 1947 तक बहुत सारे एक्ट आए और उन एक्ट में भारत में अलग अलग चीजों को अप्लाई किया गया, लागू किया गया, है ना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसके बाद जब देश आजाद हो गया
तो भारतीय संविधान की रचना की गई। इतनी बात सबको समझ में आई। तो बच्चे आज की जो क्लास थी इसमें अगर हम वास्तव में देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी की अभी शुरुआत, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कब से होती है? 1773 से हम कह सकते हैं, ठीक है, 1773 से हम कह सकते हैं जब ये एक्ट आया। और 1773 से लेकर आगे की जो कहानी है ये मैं आपको अगली क्लास में कवर करूंगा, अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट शुरू करता तो आपको जो भूमिका है, जो बेस है, वो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली है क्या। तो इस वजह से बच्चे मैंने क्या किया है, मैंने आपको पूरा बेस बताया, पीछे से उठाया। देखो मेरी आदत है कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो ऐसा नहीं कहीं से आके कुछ भी पढ़ा दिया, मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं, जीरो से, जिससे अगर कोई बिल्कुल नया बच्चा है ना जिसने जिंदगी में कभी ना पढ़ा हो उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बेस क्लियर किया आज की क्लास में आपका कि क्या क्या कैसे कैसे कहानी, भारत में किस तरह से अंग्रेज आए, उन्होंने कैसे कैसे युद्ध लड़े, भारत पे कब्जा पूरी तरह से कब किया और उसके बाद क्या हुआ। तो अंग्रेजों ने कब्जा पूरा कर लिया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें 1773 का एक्ट जो आया, पहला अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, उस एक्ट से हम शुरुआत करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज कौन कौन से एक्ट लेके आए, उन एक्ट की क्या वैल्यू थी, क्या कहानी थी, किस एक्ट में क्या हुआ था, ये सारी कहानी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये क्लास बच्चे पसंद आई हो तो बस इतना ध्यान रखना कि मोटिवेशन के लिए आप इसको जम के लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना क्लास को, और सब्सक्राइब भी चैनल को करवा देना। जिससे क्या होगा कि अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं पूरी की पूरी पॉलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। अगर हमें ही रिस्पांस नहीं मिलेगा, हमारा डिमोटिवेशन अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा और इस बात की गारंटी है कि मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा पेपर में कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।